नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई से संबंधित क्या है कि बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं यूपीआई को प्रमोट करने के लिए। तो जो बेसिकली यूपीआई को मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि मतलब जो एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था 2016 में, डेवलप किया था। ठीक है, ये जो है बेसिकली पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफ़र है और इसको आरबीआई के थ्रू इसका रेगुलेशन मिला हुआ है। बेसिक बैंकिंग जो सुविधाएं जो होती हैं जैसे कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये जो है यूपीआई फॉलो करता है। बैंक मस्ट ज्वाइन द यूपीआई सिस्टम टू अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर अकाउंट वाया मोबाइल नंबर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप लाइक फ़ोनपे और गूगल पे। मतलब मोबाइल नंबर के थ्रू जो है जो भी डाटा जो है बैंक के जो है वो ट्रांजेक्शन होने में कोई ऐसा मतलब जो है प्रॉब्लम ना हो, इसके चलते मोबाइल नंबर से लिंक अकाउंट का इजीली ट्रांसफ़र होता है पीयर टू पीयर। बहुत सारे देश जो है अब जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी भी है यूपीआई की, और बहुत सारे देश जो है वो यूपीआई में ट्रांजैक्शन को मान्यता दे रहे हैं, जिसमें फ्रांस, कतर, नेपाल, भूटान जो है इनफैक्ट जो है पहला ऐसा देश था जिसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेने का एक्सेप्टेंस जो है किया था। तो भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री। मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, मतलब ये देश जो है जहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रहा है। और इसमें जो है ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई में बैंक कैन नॉट चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन द यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कोई इस टाइप का एमडीआर जो है चार्जेस नहीं होता है, ट्रांजैक्शन टोटली फ्री होता है। और एनपीसीआई के बारे में जो क्या है तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनिशिएटेड बाय आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर के जो है एनपीसीआई को गवर्न करते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अम्ब्रेला एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये मतलब मेन इंस्टीट्यूशन है जो कि रिटेल और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को वॉच आउट करता है। इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8। ठीक है, ये तो ये यूपीआई से संबंधित हुआ बेसिक जानकारी। और यूपीआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यूपीआई लाइट में क्या है कि 2000 से कम का ट्रांजैक्शन विदाउट पिन जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यूपीआई 1, 2, 3 पे ये होता है कि अनबैंक्ड और ऐसे जगह पे जहाँ नेटवर्क वगैरह सुविधा नहीं है, फीचर फ़ोन वगैरह अगर लोग यूज़ करते हैं तो यूपीआई सर्विस फॉर द फीचर फ़ोन, मतलब अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप जो है यूपीआई का यूज करके जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए यूपीआई 1, 2, 3 पे यूपीआई चलेगा, एक कैंपेन है। ठीक है, जिसमें यूपीआई को प्रमोट किया जाता है। यूपीआई फॉर द सेकेंडरी मार्केट, ये क्या है, इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई आईपीओ एप्लीकेशन एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय यूपीआई। मतलब आईपीओ क्या होता है कि मतलब फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई कंपनियां लिस्टेड होना चाहती हैं तो उसमें जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, चाहे सेकेंडरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूपीआई का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब जो है रुपए क्रेडिट कार्ड को भी जो है आप इंटरलिंक कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का भी आप यूज यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है यूपीआई को प्रमोट करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कंटेस्ट क्या है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, तो आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ 6 मंथ मोरेटोरियम, मतलब 6 मंथ के लिए जो है बैन किया हुआ है, रोक लगाया है ऑन द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टिंग लोन डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल। मतलब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बैन इम्पोज किया हुआ है लोन देने के लिए, पैसा डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव का मतलब जो है सहकारी, मतलब मेंबर के थ्रू चलाए जाते हैं, जो भी इसके मेंबर होंगे उन्हीं के थ्रू ये चलते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विंग अर्बन एंड सेमी अर्बन कम्युनिटीज़, मतलब अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में कम्युनिटी के द्वारा चलाए जाने वाली ये बैंक हैं। फॉर द स्मॉल बारोवर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड एग्रीकल्चर फार्मर वगैरह इससे जो है जुड़े होते हैं और इजी लोन में मिल जाता है। एक तरीके से जो अनबैंक्ड पर्सन है उनको फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए ये इंस्टीट्यूशन चले जाते हैं। फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन 1889 इन बड़ौदा, मतलब भारत में पहला अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के रूप में बैंक डेवलप हुआ था बड़ौदा में अन्योन्या सहकारी मंडली के नाम से। लीगल बेसिस क्या होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, दे आर रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आइदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब एक तो लीगल बेसिस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में ये रजिस्ट्रेशन होता है एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी का।
और रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेटेड बाई, मतलब डुअल रेगुलेशन होता है इसमें। एक तो आरबीआई रेगुलेट करती है, क्योंकि कहीं भी अगर पब्लिक का पैसा किसी भी इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे आरबीआई का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो सिंस 1966 आरबीआई हैज़ बीन सुपरवाइजिंग अर्बन कोऑपरेटिव रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी को लाइसेंस देने में, कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करने में, लोन पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों के लिए जो है आरबीआई इसका रेगुलेशन करता है। द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 हैज़ गिवन आरबीआई मोर कंट्रोल ओवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अलाउइंग इट टू इंटरवेन इन देयर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। मतलब इस अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट 2020 के तहत आरबीआई को और भी ज़्यादा सुपरविजन और कंट्रोलिंग पावर दे दिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, उसके मैनेजमेंट और गवर्नेंस से संबंधित। इसका रजिस्ट्रेशन होता है डुअल रजिस्ट्रेशन का, डुअल रेगुलेशन का मतलब एक तो आरबीआई हुआ और दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो होता है मैनेजेस रजिस्ट्रेशन, इंटरनल गवर्नेंस, ऑडिट एंड लिक्विडेशन प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रार्ड सोसाइटी के थ्रू होता है। अभी कोऑपरेटिव कुंभ 2025 हुआ, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2025 कोऑपरेटिव कुंभ का जो सम्मेलन हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेशन 2025 डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आई, कोऑपरेटिव कुंभ 2025 में दो चीज़ें निकल के आई। एक जो निकल के आया है सहकारी डीजी पे, और दूसरा जो है सहकारी डिजी लोन। मतलब जो एक तरीके से जो है इसमें ऑनलाइन पेमेंट और लोन देने की सुविधाओं को प्रमोट करने के लिए जो है ये दो प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव कुंभ में निकल के आए। अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, चाहे कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें, और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है, किस हिस्से पे, उसको हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव बैंक का ये होता है कि ये फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए होता है। बेसिकली जो है कम्युनिटी के द्वारा रन किया जाता है, और स्मॉल फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन और इंडिविजुअल जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो लोगों को ये बैंकिंग सुविधा जो है अर्बन चाहे सेमी अर्बन एरिया में देता है। कॉमर्शियल बैंकों का मेन मोटिव होता है, कमर्शियल इन द सेंस प्रॉफिट मेकिंग एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये मेन मोटिव इनका ये होता है। ओनरशिप क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक की ओनरशिप किसी होती है, वो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है तो ओन बाय इट्स ओन मेंबर, मतलब जो है इसके मेंबर के द्वारा ही इसको ओन किया जाता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक का जो ओनर होता है वो उसके शेयर होल्डर होते हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट भी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर का इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो। गवर्नेंस किस मॉडल पर काम करता है? इसका गवर्नेंस जो है डेमोक्रेटिक होता है, वन मेंबर वन वोट का अधिकार है इसमें। और कॉमर्शियल बैंक में वहीं पे क्या होता है कि प्रोपोर्शनल टू शेयर होल्डिंग, मतलब जिसके पास ज़्यादा शेयर है उसका वेटेज उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके गवर्नेंस में ज़्यादा होता है। कस्टमर बेस क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन कस्टमर होते हैं फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, रूरल कम्युनिटीज़ और मतलब जो है छोटे मझोले बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं इसके मेन जो है कस्टमर होते हैं। वहीं कमर्शियल बैंक का जो कस्टमर होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इवन अप टू ग्लोबल क्लाइंट भी इसके मेंबर हो सकते हैं, उसके कस्टमर हो सकते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? तो प्राइमरीली जो है कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं या सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं। वहीं कमर्शियल बैंक सेमी अर्बन एरिया, अर्बन, नेशनल, इंटरनेशनल कहीं भी जो है कार्य करने के लिए उनको लाइसेंस इजीली मिल जाता है। रेगुलेशन क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक का? रेगुलेशन जो है डुअल होता है, एक आरबीआई भी रेगुलेट करती है और साथ ही साथ स्टेट कोऑपरेटिव अथॉरिटी भी इसको रेगुलेट करती है। वहीं जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई ही रेगुलेट करती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 और 1949। तो ये हुआ डिफरेंस कोऑपरेटिव बैंक्स का और कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोल्ड लोन एनपीएस इन इंडिया। अब क्या हो रहा है कि मतलब जो है एनपीएस क्या होता है, पहले तो ये समझिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक के द्वारा वैसे लोन जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, या तो जो लोन लिया हुआ है वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट अगर विथ इन 90 डेज किसी भी तरीके से जो है अगर रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वैसे अकाउंट्स को एनपीए अकाउंट्स कहते हैं। क्या इसमें अगर प्रिंसिपल अमाउंट या लोन कुछ भी पेमेंट अगर नहीं कर रहा है 90 डेज़ के भीतर तो उसको उस लोन को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जनरली पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोन हुआ करते थे, होम लोन, कार लोन वगैरह, ये सब जो है एनपीएस की कैटेगरी में आते थे। एनपीएस के मतलब जो है क्लेम ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या है, अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन गोल्ड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज वाज रिपोर्टेड इन 2024। तो 2024 में जो है गोल्ड लोन का एनपीएस जो है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। गोल्ड लोन क्या होता है? गोल्ड लोन क्या एक सिक्योर लोन है अगेंस्ट द गोल्ड एज ए कोलेटरल फॉर मीटिंग पर्सनल, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल नीड्स। गोल्ड लोन क्या होता है? जैसे आपके पास कोई गोल्ड की ज्वेलरी है
तो आप उसको बैंक में रख करके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, और उस लोन का यूटिलाइजेशन आप जो है मतलब कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट की मीटिंग के लिए, एग्रीकल्चर और छोटे बिजनेस को रन करने के लिए आप उसका यूज करते हैं। उसका टेन्योर होता है, गोल्ड लोन अलग अलग तरीके से मिलता है, उसका कुछ टेन्योर होता है। उस टेन्योर के बीच में आपको या तो विथ इंटरेस्ट जो है आप उसको ईएमआई में सेट कराइए, या बुलेट गोल्ड लोन ले करके उसको विथ इन 1 ईयर जो है एक साथ जो है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लोन रीपेमेंट करके अपना गोल्ड जो है वापस ले लीजिए। तो ये इसका एक सिंपल प्रक्रिया होता है। तो गोल्ड लोन एनपीएस क्या है? एन अलार्मिंग राइज इन गोल्ड प्लान एनपीए इंडिकेट बारोअर्स डिस्ट्रेस एंड डीपर सिस्टमेटिक चैलेंजेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब जो है गोल्ड में जो एनपीएस का जो मतलब इंडिकेशन, ज़्यादा एनपीएस आने का ये इंडिकेशन है कि जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में हैं। तो इसके चलते आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं गोल्ड लोन से संबंधित। उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है कि लोन टू वैल्यू को कैप किया गया है। मतलब अगर गोल्ड की वैल्यू अगर आपकी 100 रुपये है तो उसको जो है 75 रुपये ही, चाहे 75% ही जो है लोन टू वैल्यू जो है उसको कैप कर दिया गया है कि इससे एक्सेस में आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि बुलेट रीपेमेंट लोन का जो टेन्योर था उसको मैक्सिमम 12 मंथ के लिए कर दिया गया है। बुलेट रीपेमेंट लोन सिस्टम ये है कि इसमें आपको मंथली ईएमआई नहीं देना होता है। एक बार आप लोन ले लिए, अपना गोल्ड रखे और गोल्ड ले लिए या लोन ले लिए 1 लाख का सपोज दैट। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो 1 लाख जो है आपका लोन प्लस इंटरेस्ट मान लीजिए 9% है, तो 1,09,000 जो है आपको जो है लास्ट के टाइम में डिपॉजिट कर देना है बैंक में, और अपना गोल्ड जो है विड्रॉ कर लेना है वहाँ से। ये जो है इसकी टेन्योर जो है अब घटा करके मैक्सिमम जो है 12 मंथ कर दिया गया है। और लोन मस्ट बी बेस्ड ऑन द रीपेमेंट कैपेसिटी विथ डिटेल्ड इंडिविजुअल यूजर एंड फंड ट्रैकिंग। मतलब जो है लोन भी देने से पहले बैंक भी ये भी वेरीफाई करेंगे कि क्या लोन को रीपेमेंट करने की कैपेसिटी लोन लेने वाले बारोवर के पास है कि नहीं है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है एक चीज़ और इसमें किया गया है कि जो गोल्ड ETF वगैरह होते हैं, प्राइमरी गोल्ड, सिल्वर या उससे संबंधित जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड होने वाली गोल्ड की मतलब जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में जो अगर गोल्ड किसी के पास है तो उसके आधार पर लोगों को लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ओनर की वेरिफिकेशन वाला जो डाटा होता है वो जो है हमेशा संदिग्ध होता है। तो उसमें वोटर जिसके पास जो है ETF वगैरह है उसका जो है ओनर का वेरिफिकेशन न होने की वजह से उसको जो है डिबेट कर दिया गया है गोल्ड लोन में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैंक.in डोमेन फॉर द बैंक। तो आरबीआई ने क्या किया है कि एक नया डोमेन जो है आरबीआई हैज डिसाइडेड टू ऑपरेशनलाइज द बैंक.in डोमेन फॉर द ऑल बैंक टिल अक्टूबर 31, 2025। मतलब जो है इस समय के बाद से जो है सभी बैंकों का डोमेन जैसे कैनरा बैंक.in, PNB बैंक.in, मतलब इस टाइप से जो है एक यूनिक और सेपरेट जो है डोमेन बैंकों के लिए डिसाइड किया गया है। दिस इज एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन फॉर द इंडियन बैंक्स। एक्सक्लूसिव है मतलब जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अलावा और कोई जो है डायरेक्ट बैंक.in वाला जो है डोमेन यूज नहीं करेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। मतलब जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जो फ्रॉड हो रहे थे उससे बचने के लिए, मतलब जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने SBI बैंक का वेबसाइट खोला, ठीक है, तो उससे संबंधित बहुत सारे जो है वेबसाइट जो है आ जाते हैं और जो यूजर होता है उसको पता नहीं चलता है कि कौन से वेबसाइट को यूज़ करना है। तो वो होता है क्या है, कुछ जो है इलीगल वेबसाइट भी खुल जाते हैं और उसमें जो है एक तरीके से साइबर क्राइम के थ्रू उसका अकाउंट साफ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है आरबीआई ने जो है ये एक जो है डेडिकेटेड जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए डोमेन स्टार्ट किया है। इट विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू द इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IBRT जो है के थ्रू ये जो है ऑपरेशनलाइज होगा और विच वाज ऑथराइज्ड बाय द निक्सी। अब देखते हैं कि आगे क्या इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज द डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? इट इज़ ए यूनिक एड्रेस टू एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ये एक तरीके का एड्रेस होता है जो कि एक्सेस करने के लिए वेबसाइट पे या इंटरनेट पे किसी साइट को एक्सेस करने के लिए उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। और .in इज इंडियाज कंट्रीज कोड टॉप लेवल डोमेन, मतलब CCTLD जो है .in जो है वो इंडिया से एसोसिएटेड है। अ 2 लेटर स्ट्रिंग एडेड टू द एंड ऑफ द डोमेन नेम। और CCTLD फंक्शन एज ए, मतलब ये CCTLD फंक्शन एज ए मोर देन जस्ट स्ट्रिंग इन वेब एड्रेस, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑन द ग्लोबल इंटरनेट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए
ये जो CCTLD है ये एक तरीके से ग्लोबल एड्रेस है, ग्लोबल इंटरनेट के वर्ल्ड में किसी देश का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का है तो IN हो सकता है, पाकिस्तान का PK हो, अफगानिस्तान का AF हो, बांग्लादेश का BG हो, मतलब BG हो। तो इस टाइप के जो है एक डोमेन एड्रेस होता है जो एक तरीके का ग्लोबल इंटरनेट पर एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्या संस्था है? इस संस्था को 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेक्शन 8 कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका सेटअप किया गया था टू इनेबल पियरिंग एमंग ISP, मतलब जो है जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके विद इन इंडिया अलाउइंग डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक टू द रिमेनिंग विद इन ए कंट्री। और इंडिया में जो है ये .in और का जो मैनेजमेंट होता है निक्सी के थ्रू, इसके जो है 4 मैंडेट दिए गए हैं कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट फॉर बिल्डिंग इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, और इन रजिस्ट्री फॉर बिल्डिंग इन द डोमेन डिजिटल आइडेंटिटी, एंड IRINN फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल 4V और IPv6 टू एड्रेस द एडॉप्शन। तो ये चीज़ जो है जो निक्सी को, मतलब निक्सी का जो है बेसिकली ये जो है कार्य जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू दिया गया है। तो बेसिकली जो है इस आर्टिकल का यही है कि बैंक.in एक नया डोमेन जो है RBI के थ्रू बैंकिंग सेक्टर के लिए दिया गया है, जिसका डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी निक्सी के थ्रू किया गया है। निक्सी क्या है? एक तरीके का स्टेचुटरी बॉडी है, नॉन फॉर प्रॉफिट के रूप में कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए क्या है कि मतलब जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का जो फंड का ट्रांसफ़र होता है वो वेरियस मोड के थ्रू होता है, जैसे NEFT, RTGS। तो जो है उसका गवर्निंग कैसे होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और भी मतलब तरीके हैं जिसके थ्रू फंड ट्रांसफ़र होता है। तो क्या क्या पेमेंट सिस्टम है और कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का? तो RBI रिलीज्ड पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024। इट इज़ ए बाई एनुअल रिपोर्ट, मतलब 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज करता है RBI पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, विच एनालाइज द ट्रेंड इन द पेमेंट ट्रांजेक्शन कैरिड आउट यूजिंग डिफरेंट पेमेंट सिस्टम इन द लास्ट 5 कैलेंडर ईयर। क्या क्या पेमेंट सिस्टम है इंडिया में? एक तो RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये जो है इसका जो है गवर्निंग जो है इस बॉडी है RBI, और ये क्या है? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, मतलब इसमें जो एक तो हाई वैल्यू का मनी का ट्रांसफ़र होता है और साथ साथ सेटलमेंट भी जो है वो इंस्टेंटली होता है। और कौन इसको ऑपरेट करता है? RBI। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, इसको भी कौन ऑपरेट करता है? RBI करता है। और ये नेशनल इसका जो है 1-to-1 बैंक ट्रांसफ़र होता है और डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो है RTGS और NEFT में डिफरेंस ये है कि NEFT जो है वो थोड़ा सा लो अमाउंट के लिए होता है और सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा। अब तो खैर जो है विदिन 5 मिनट इसका सेटलमेंट हो जा रहा है, लेकिन पहले जो है 30 मिनट का सेटलमेंट टाइम हुआ करता था और 2 लाख रुपये इसकी मैक्सिमम लिमिट थी। तीसरा जो है पेमेंट सिस्टम ट्रांसफ़र का क्या है कि IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये क्या है? 24/7 काम करता है और इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के रूप में काम करता है। और इसका जो है डेवलप्ड और ऑपरेट कौन किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो IMPS को कौन ऑपरेट करता है? NPCI। और चौथा अपना है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, द इंटीग्रेटेड एंड इंटरऑपरेबल बिल पेमेंट सिस्टम फॉर रिकरिंग पेमेंट डेवलपमेंट एंड ऑपरेटेड बाय NPCI। तो NPCI एक और पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसको बोलेंगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एक पेमेंट सिस्टम ये भी है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसका क्या है? बल्क पेमेंट सिस्टम फॉर द क्रेडिटिंग सब्सिडीज, पेंशन, लोन रिपेमेंट, डेवलपमेंट ऑपरेटेड बाय NPCI। मतलब जो बल्क पेमेंट है, मतलब अगर किसी पेमेंट मतलब पेंशन रिलीज करना है तो एक साथ जो 1 लाख लोगों का पेंशन अगर रिलीज हुआ तो उस टाइप का जो है सैलरी का ट्रांजैक्शन हुआ, सब्सिडी का, जैसे मान लीजिए किसान की सब्सिडी उसके अकाउंट में जाना है, महिलाओं की सब्सिडी उनके अकाउंट में जाना है, तो एक साथ जो है 1 लाख 2 लाख लोगों के अकाउंट में अगर जाने का जो पेमेंट सिस्टम है वो NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NPCI के थ्रू होता है। तो ये हुआ जो है इंडिया के वेरियस जो पेमेंट सिस्टम वो कैसे काम करते हैं और किसके अंडर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स। ये क्या है कि इसको RBI जो है इसको प्रपोज किया था। RBI हैज़ प्रपोज कंस्ट्रक्टिंग डेली फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स टू मॉनिटर रियल टाइम मार्केट कंडीशन।
मतलब जो है डेली अगर फाइनेंशियल कंडीशन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अगर डेली जो है फाइनेंशियल कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए एक रियल टाइम बेसिस पे आरबीआई ने फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स को रिलीज किया। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसका इंपॉर्टेंस है कि फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रैक फाइनेंशियल स्ट्रेस इन रियल टाइम एंड सपोर्ट इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। होता क्या है, डे टू डे अगर जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस को टेस्ट करेगा आरबीआई तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है डिसीजन लेने में मदद करेंगे। क्योंकि जैसे क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है वो 2 महीने में एक बार होती है, और 2 महीने में अगर हम कोई एक रॉ डाटा वीकली मंथली लेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम अगर डे टू डे डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको जो है एसिमिलेशन करने के बाद उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इसलिए 5 इंडिकेटर हैं जिसको जो है काउंट करके जो है डिसीजन पे पहुंचा जाता है। उसमें पहला है मनी मार्केट्स, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी एंड फॉरेक्स जो है ये 5 स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट देयर हिस्टोरिकल एवरेज सिंस 2012, मतलब 2012 से जो है इसको जो है जो मॉनिटर करने का जो है क्राइटेरिया जो है स्टार्ट किया गया है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये बताता है कि फाइनेंशियली जो है वो टाइटनिंग हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है तो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है। और नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट क्या है, रिलैक्सेशन मोड में फाइनेंशियल कंडीशन है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आरबीआई रिलीज करता है 5 जो है इंडिकेटर हैं जिसको वो फॉलोअप करता है और डे टू बेसिस पे इसको ट्रैक करता है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी जो है उसमें ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है? ये कि इंटरनेशनल बॉडी है विच इस्टेब्लिश्ड इन 2009 बाय G20। तो G29 के थ्रू इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। क्या फंक्शन है इसका? दैट मॉनिटर एंड मेक रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, स्ट्रेंथन रहे, उसको रिकमेंड उससे संबंधित जो है रिकमेंडेशन जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है G20 को देता है। और उसके आधार पर G20 की जो मीटिंग होती है, समिट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आती हैं और फिर उसको जो है एक तरीके से वैश्विक रूप दिया जाता है। की फंक्शन क्या है? असेसमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के कार्य हैं। इट्स डिसीजन इज नॉट लीगल बाइंडिंग, मतलब इसका जो है लीगल बैकअप कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, G20 को एडवाइज करती है और उसके आधार पर जो है बाकी भी जो है मेंबर कंट्री हैं उसको फॉलो करते हैं। इंडिया क्या है? इसका एक्टिव मेंबर है और इंडिया की ओर से इसमें रिप्रेजेंट करने वाले कौन है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में रिप्रेजेंट करने वाले 3 ऑफिशियल हैं। पहले द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड चेयरमैन ऑफ द सीबी। तो ये जो है 3 ऑफिशियल जो है 3 ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको इंडिया को इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। और इट रिलीज द लिस्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, और ये जो है डाटा रिलीज करता है कि कौन कौन से बैंक जो है ग्लोबली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो ग्लोबली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या है? SBI है, HDFC है और ICICI है। ये 3 बैंकों को जो है GSIB का जो है मान्यता मिला हुआ है। तो इसको जो है ये लिस्ट कौन जारी करता है? ये लिस्ट यही संस्था जो है जारी करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। अब जो है इसमें कुछ जो है इस टॉपिक में कुछ मिसलेनियस टॉपिक दिए हुए हैं, उसके भी देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला है बांकानेट। तो बांकानेट क्या है? बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। तो ये एक तरीके का जो है ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि NPS को जो ऑक्शन करता है। तो इसमें क्या है कि 12 के लिए PSU जो वही हैं कि 12 PSU बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि लोन रिकवरी के लिए जो है, जैसे मान लीजिए SBI ने लोन दिया, ठीक है, कार लोन दिया और किसी कारण से जो है लोन वो डिफ़ॉल्ट कर गया, होम लोन दिया वो लोन डिफ़ॉल्ट कर गया, तो इसका जो ऑक्शन जो है पहले SBI करता था और SBI की वेबसाइट पे मिलता था। अब क्या है, ये 12 बैंकों जो जितने भी PSU बैंक हैं उनका एक तरीके से जो है एक तरीके का असेंबली है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जो है लिस्ट दे देते हैं कि ये जो है आइटम जो है NPS की लिस्ट में है और इसका ऑक्शन होगा। तो इससे इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी बढ़ी हुई है, वाइडर नेटवर्किंग एरिया, वाइडर सर्च भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो है लोन रिकवरी में भी जो है आसानी मिलती है और साथ साथ कम्पिटिटिवनेस भी जो है, और लोन रिकवरी के साथ साथ जो है मतलब ठीक मतलब अच्छे अमाउंट में, मतलब लोन की रिकवरी भी जो ऑक्शन भी होता है तो ऑक्शन की जो प्राइस है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है।
तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउसेस, ओपन प्लॉट्स, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल लैंड, बिल्डिंग शॉप्स, ईटीसी, जो भी मतलब जो है इस टाइप के लोन जो है एनपीएस हो गए थे वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, इसको अगर हम देखें तो मतलब फाइनेंशियल टर्म में बोलेंगे तो मैंडेटरी एक तरीके का इमरजेंसी फंड है, मैंडेटरी इमरजेंसी फंड। इसे क्या होता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है। इसमें मतलब जो है किसी बैंक को आरबीआई जो है मैनेट किया हुआ है कि 2.5% एक्स्ट्रा रन ऑफ द फैक्टर ऑन इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट अंडर द रिवाइज्ड एलसीआर नॉर्म्स इफेक्टिव फ्रॉम 2026। रन ऑफ फैक्टर रिफर टू द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कुड बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर्स इन स्ट्रेस सिनेरियो। होता क्या है कि जैसे क्या है कि बैंकों के पास लिक्विड फॉर्म में कुछ न कुछ ऐसे एसेट्स रहने चाहिए ताकि वो कम से कम अगर स्ट्रेस सिचुएशन आया, बैंक रन सिचुएशन आया, डिफ़ॉल्ट सिचुएशन आया, तो वो 30 दिन तक जो है अगर इमरजेंसी में अगर सभी कस्टमर विड्रॉ करने के लिए आ जाएं तो 30 दिनों तक का जो है वो स्ट्रेस टेस्ट, चाहे स्ट्रेस को बियर करने के लिए वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए बैंकों के पास। तो उस कैपेबिलिटी को एक तरीके से जो डिपॉजिट के रूप में जो है एक इमरजेंसी फंड के रूप में जो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का यूटिलाइजेशन होता है। अब 30 दिन का नॉर्म्स क्यों है कि 30 दिन तक अगर बैंक अपने आप को संभाल लेता है बैंक रन के कंडीशन में या डीप स्ट्रेस कंडीशन में अगर बैंक अपने आप को संभाल लेता है, तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे आरबीआई जो है एक्शन में आएंगे और उसके बाद जो है बैंक को अगर फंडिंग देना हो, चाहे कोई भी शॉर्ट टर्म करेक्शन, लॉन्ग टर्म करेक्शन करना होगा, तब उसमें जो है बैंक, आरबीआई चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएंगे। तो एलसीआर जो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो नॉर्म्स है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू द बैंक एंड इज पार्ट ऑफ द बेसल 3 फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क जो आया है बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर में है। बेसल क्या है, स्विट्जरलैंड में जब भी जो है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस का जो है बीआईएस के अंदर में बेसल नॉर्म्स आता है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। इसमें जो है कुछ न कुछ इमरजेंसी फंड जैसे को बोलते हैं कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट जो है आपके टोटल नेट कैश आउटफ्लो, मतलब जो है आपका नेट कैश आउटफ्लो अगर 100 है तो आपको 30 दिन के हिसाब से आपको जो है कैलकुलेट करके उतना ही लिक्विड फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड या फिर कैश के रूप में अपने पास रिजर्व में रखना है ताकि अगर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में आप उसको डिस्पर्स कर पाए। तो ये हुआ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से ऊपर। और आरबीआई ने मैंडेट किया है कि आपको जो है 2.5% एक्स्ट्रा रखना है, जितना आप रखते थे पहले उससे 2.5% एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल डिपॉजिट के अंतर्गत में ये जो है के चलते इसको रिवाइज एलसीआर नॉर्म्स लागू किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व एट ऑल टाइम हाई ऑफ 702.28। मतलब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है 702.28 बिलियन यूएस डॉलर चला गया है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। क्या है कंटेक्स्ट, इंडिया कंटिन्यू टू बी रैंक एमंग द टॉप 5 नेशन ग्लोबली। फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स एसेट रखने के मामले में इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में एक है। तो नंबर 1 पे कौन है, चाइना, नंबर 2 जापान, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 रसिया और नंबर 5 पे इंडिया। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो एक्सटर्नल एसेट हेल्ड बाय द आरबीआई टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मेंटेन लिक्विडिटी टू फॉर एक्सटर्नल पेमेंट एंड बिल्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो फॉरेक्स रिजर्व रखने का पर्पज़ क्या होता है, ये तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेनिंग फॉर एक्सटर्नल पेमेंट। समझ लीजिए कि हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स, कुछ भी आइटम अगर एग्रीकल्चर से लेकर के अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट हमको डॉलर में चाहे फॉरेक्स करेंसी में करना है। तो उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास उसका कवरेज होना चाहिए, इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन किया जाता है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कंपोनेंट क्या क्या है, तो पहला कंपोनेंट होता है इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब फॉरेन करेंसी एसेट में ज़रूरी नहीं है कि यूएस डॉलर ही आता हो, उसमें यूरो, पौंड, जापानीज येन और युआन भी आता है चाइना का। तो जिस करेंसी का जो भी हॉट करेंसी होती है, जिस करेंसी का ज़्यादा डिमांड होता है, तो उसके हिसाब से आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स को मेंटेन करता है। गोल्ड रिजर्व, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट वैल्यूड एट करेंट इंटरनेशनल प्राइस, गोल्ड को भी रिजर्व रखता है। स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू जो है मेंबर कंट्रीज़ को अलॉट किए जाते हैं, उसके परसेंट मतलब उसके वोटिंग के आधार पर, और उसके कितने परसेंट वोटिंग है और उसकी मेंबरशिप की का परसेंटेज कितना है, वेटेज कितना है, उसके आधार पर उसको एसडीआर जो है अलॉट किया जाता है।
रिजर्व ट्रांचेस के रूप में पोर्शन ऑफ IMF कोटा दैट कैन बी यूज्ड फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय जो है रिजर्व ट्रांचेस जो होते हैं किसी कंट्री के लिए, वो भी जो है फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज मिनिमम बैलेंस। ये क्या है कि मतलब जो है किसी भी अकाउंट को हम खोलते हैं बैंकों में, कोई भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। सेविंग अकाउंट, सपोज दैट कोई बैंक का मैंडेट है 1000 का, किसी का 5000 का और किसी का 10K का, 10,000 का, तो वो मिनिमम बैलेंस आपको रखना है मंथली बेसिस पे। अगर नहीं रखते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको पेनाल्टी, फी चार्ज बाय द बैंक व्हेन अकाउंट होल्डर डज नॉट मेंटेन द रिक्वायर्ड मंथली एवरेज बैलेंस इन देयर सेविंग अकाउंट। मतलब अगर आप जो मिनिमम बैलेंस के थ्रेशोल्ड को अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो उसके अगेंस्ट में बैंक जो है आपसे एज ए पेनाल्टी जो है इम्पोज कर सकता है। पर्पज़ क्या होता है मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने का? इंसेंटिवाइज अकाउंट होल्डर टू मेंटेन स्टेबल बैलेंस इंप्रूविंग बैंक्स कासा रेशियो। होता क्या है कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक का भी कुछ एक्सपेंडिचर होता है, तो उस एक्सपेंडिचर को वियर आउट करने के लिए एटलीस्ट आप जो है मिनिमम बैलेंस रखेंगे तो जाके वो चीज़ें मेंटेन होती हैं। जब तक बैंक में लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो केवल अकाउंट रखने से उस बैंक का जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकल पाता है। और मिनिमम बैलेंस रखने का एक और पर्पज है क्या है कि इंप्रूविंग कासा रेशियो। तो कासा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के रेशियो को बोलते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें मिनिमम ब्याज जो होता है वो बैंक जैसे कि डिक्लेयर करती है। जैसे स्टेट बैंक का अभी 2.5% है, किसी बैंक का 3.5% है और कोई प्राइवेट बैंक जो है 5% भी सेविंग अकाउंट पे ब्याज दे रहे हैं अभी। तो कासा रेशियो अगर ज़्यादा है, मतलब अगर किसी बैंक में करंट अकाउंट डिपॉजिट ज़्यादा है कंपेयर देन सेविंग अकाउंट के, तो उस कंडीशन में जो है बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि करंट अकाउंट्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू बैंक्स टोटल डिपॉजिट हेल्ड इन लो इंटरेस्ट करंट। मतलब जो है करंट अकाउंट में उसको लो इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको? बैंक को, अपने कस्टमर को, कंपेयर देन सेविंग अकाउंट। तो हायर कासा रेशियो रिड्यूसेस बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड। तो हायर कासा रेशियो मतलब अगर करंट अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है कंपेयर देन सेविंग अकाउंट में, तो उससे जो है बैंक का जो है कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम हो जाता है। और इम्प्रूविंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑन द लेंडिंग, और इससे जो है बैंक को जो है लेंडिंग में जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए, और अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडियन हाउस होल्ड्स आर एक्यूमुलेटिंग डेप्ट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स। मतलब जो इंडियन हाउस होल्ड जो है अभी क्या कर रहे हैं कि डेप्ट ज़्यादा ले रहे हैं कंपेयर देन सेविंग के, तो इसके चलते जो है डेप्ट एसेट का जो है गैप होता जा रहा है। एक्यूमुलेटिंग डेप्ट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन क्या है इसका? डेप्ट एसेट गैप, डेप्ट और एसेट के बीच में गैप ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। द एनुअल फाइनेंशियल लायबिलिटी हैव इंक्रीज्ड बाई 102% सिंस 2019-20। बोलने का मतलब ये है कि अगर जो है 2019-20 से कंपेयर किया जाए तो जो उधार, कर्ज, लोन अगर बैंक से लेने वाला कोई व्यक्ति है तो उसमें जो है जस्ट 2 गुने का इम्प्रूवमेंट, 2 गुने का बढ़ोतरी हुआ है। 102% का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर एसेट क्रिएशन करने वाली बात है किसी इंडिविजुअल के द्वारा तो उसका ग्रोथ हुआ है 48%। तो इसके चलते जो है अभी जो है ये दोनों के बीच में का जो गैप है वो 50% से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पहला इशू ये हो गया, व्हाट इज डेप्ट एसेट गैप। जीडीपी शेयर में क्या है कि द शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट इन जीडीपी डिक्रीज फ्रॉम 12% टू 10.8%। तो जो हाउस होल्ड का जो फाइनेंशियल एसेट जो है अगर जीडीपी के रेशियो में निकाला जाए तो पहले 12% की बजाय 10% हो गया है, जबकि उधार चाहे लायबिलिटी लोन वगैरह का अगर देखा जाए तो वो जीडीपी के रेशियो में 3.9 से बढ़ करके 4.7% हो गया है। नेट सेविंग भी जो है वो भी जो है अपने 5 डिकेड के लो स्तर पे है, और ये जो है ये निगेटिव सेंटिमेंट्स है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। क्यों? द नेट हाउस होल्ड सेविंग स्कीम रिच्ड 5 डिकेड लो, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रिलायंस ऑन बोरोइंग फॉर द कंजम्पशन। मतलब अगर कंजम्पशन के लिए देखिए कुछ कंजम्पशन जो है मैंडेटरी होते हैं, उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो अपने बेसिक कंजम्पशन के लिए भी अगर आपको उधार लेना पड़ रहा है, आपके पास आपकी खुद की सेविंग उस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए अवेलेबल नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो आपको उधार लेना पड़ रहा है। तो इससे जो है नेट बोरोइंग जो बढ़ रहा है और नेट सेविंग जो घट रहा है वो भी जो है नेगेटिव इम्प्लीकेशन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और एसेट्स कंपोजिशन क्या बोलता है कि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 32 से 33.3% कमर्शियल बैंक डिपॉजिट, वाइल इन्वेस्टमेंट
कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट तो बढ़ा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है किसमें, इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, इक्विटी एंड स्मॉल सेविंग में, वो लार्जली जो है अनचेंज रहे हैं। वो मतलब जो है पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, बैंकिंग सिस्टम में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम क्या क्या होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि स्कीम, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इक्विटीज़ हैं, पेंशन, इसमें जो है लोगों का पार्टिसिपेशन कंपेयर देन कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट के वो उतना नहीं है। तो ये भी जो है, चूँकि ये जो फंड होते हैं, ये जो सेविंग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कोई 5 साल, जैसे NSE बॉन्ड है वो 5 साल के लिए होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो 15 ईयर्स के लिए होता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को के जो भी जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह, चाहे डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करने में ये मदद करते हैं। तो इसका सेविंग का अगर डिक्लाइन हो रहा है या अनचेंज हो रहा है, तो ये भी जो है ये एक मतलब जो है लूमी पिक्चर जो है क्रिएट करता है हमारे इकोनॉमिक्स और GDP या बैंकिंग एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने जो है PT 365 इसको बोला जाए, या जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का पहला पार्ट हमने क्लियर किया। अब इसके बाद जो है हम इसी ईयर का मतलब जनवरी 2025 से लेकर के 2026 के इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर का दूसरा पार्ट जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।